आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं समीक्षा गायकवाड़, पंडित राम विशाल पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजिम, जिला गरियाबंद से। आज हम अपनी इस क्लास में क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर चूँकि बड़ा है इसलिए मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आज हम पार्ट 1 देखेंगे। सबसे पहले हम कंटेंट जानें कि इस क्लास में हम किन किन तथ्यों के बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट रहेगा हमारा परिचय, जिसमें हम जानेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है, किन पदार्थों को हम ठोस कहते हैं। सेकंड हम जानेंगे कि ठोस अवस्था के गुण क्या क्या होते हैं। और थर्ड रहेगा हमारा ठोस के प्रकार व गुण, ठोस को कितने प्रकारों में बांटा गया है और उनके गुण क्या क्या होते हैं, ये सब आज हम देखेंगे। सबसे पहले परिचय जान ले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पृथ्वीवासी हैं और ये पृथ्वी क्या है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी कई सारे ग्रह हैं, उल्का पिंड, आकाश गंगाएं, तारे हैं। तो ब्रह्मांड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द्रव्य और ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। जितने भी ब्रह्मांड में जो भी कार्य होते हैं वो सब ऊर्जा के द्वारा ही होते हैं। तो अब जानते हैं कि द्रव्य क्या है। द्रव्य जिसे इंग्लिश में हम मैटर, सब्सटेंस और इसे पदार्थ भी कहा जाता है। तो द्रव्य अर्थात जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरते हैं द्रव्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग अभी मोबाइल पकड़े हुए हैं, तो ये क्या है, इसमें भार है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड का भले छोटा सा ही सही लेकिन स्थान घेर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। उसी तरह मान लीजिए आप चेयर में बैठे हुए हैं, तो ये चेयर में भी क्या है, भार है और ये भी क्या है, स्थान घेर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। उसी तरह मान लीजिए अभी आपको प्यास लगती है, तो आप क्या करेंगे, पानी पिएंगे। तो पानी में भी क्या है, भार है और वो भी क्या है, स्थान घेर रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। लेकिन एक डिफरेंस आप लोगों ने नोटिस किया कि अभी मैंने मोबाइल और चेयर की बात की, तो इनका जो आकार है वो निश्चित है, लेकिन पानी जो कि द्रव्य ही है लेकिन इसका आकार निश्चित है क्या, नहीं है। तो इस तरह द्रव्य भी क्या है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो कणों की गतिशीलता के आधार पर द्रव्य को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ठोस, सेकंड है आपका द्रव, थर्ड है आपका गैस। तो अब देख लें कि ये किस प्रकार होते हैं। सबसे फर्स्ट है ठोस। ठोस क्या होते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी छोटी सी बनाई है मैंने कि जिनमें अवयवी कणों में प्रबल आकर्षण बल होता है और जिनका आकार निश्चित होता है। अब बात करते हैं अवयवी कण। तो इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी पदार्थ होते हैं उनकी सूक्ष्मतम इकाई होती है परमाणु। सारे जो पदार्थ हैं वो क्या है, परमाणुओं के बने हुए हैं। तो ये जो ठोस होते हैं इनके जो अवयवी कण मीन्स परमाणु, अणु या आयन, तो इनके अवयवी कणों में क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। अब प्रबल आकर्षण बल होने के कारण क्या होगा, सारे अणु जो है, अणु, परमाणु, आयन सभी क्या होंगे, एकदम पास पास में होंगे, पास पास में होंगे। और प्रबल आकर्षण बल होने के कारण क्या होगा, इनका आकार निश्चित होगा। तो इस तरह ठोस क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका आकार निश्चित होता है और जिनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। सेकंड हम देखते हैं द्रव। द्रव जिसे हम इंग्लिश में लिक्विड भी कहते हैं। एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर कर दूं, अधिकतर स्टूडेंट्स द्रव्य और द्रव में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो द्रव द्रव्य का ही एक प्रकार है, ठीक, जिसे हम लिक्विड भी कहते हैं। तो द्रव क्या है, तो द्रव अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कणों में दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। अब दुर्बल आकर्षण बल होगा तो क्या होगा, जितने अवयवी कण हैं वो थोड़ा दूर दूर होंगे। ठोस के अवयवी कणों की अपेक्षा क्या होंगे, वो थोड़े दूर दूर होंगे। दूर दूर होंगे तो उनका आकार क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। इसी कारण पानी जो है, पानी है, तेल है, पेट्रोल, डीजल, जितना भी आप लोग तरल देखते हैं जिनमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, तो उनका आकार अनिश्चित होने के पीछे यही रीज़न है कि उनके अवयवी कणों में दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम गैस। तो गैस, अब कई लोग ये कंफ्यूज होते होंगे कि गैस में भार होता है कि नहीं होता, या वो स्थान घेरता है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्लियर कर दूं, जैसे मान लीजिए आपके घर में हुमन जलाया जा रहा है या यज्ञ हवन किया जा रहा है,
तो धुआं आप लोग देखें कि पूरे घर में या कमरे में जहाँ पे भी हो रहा है वो पूरा भर जाता है। तो इसका मतलब गैस भी क्या होता है, स्थान घेरता है, बिल्कुल घेरता है। मान लीजिए कोई जहरीली गैस है तो बोला जाता है ना कि वहाँ पास में मत जाओ, क्यों? क्योंकि वो स्थान घेरता है। अब सेकंड बात करते हैं, उसमें भार होता है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे छोटा और ईजी एग्जांपल आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोग कभी भरा हुआ सिलेंडर और खाली सिलेंडर उठा के देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि गैस में भार होता है कि नहीं। ठीक, अब गैस में होता क्या है, कणों में दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। इसी कारण चूंकि ये जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, बहुत ही नगण्य होता है। इस कारण गैस के जो अवयवी कण होते हैं, अर्थात जो भी अणु परमाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, अर्थात एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इसी कारण इनका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। ये तीनों क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक ठोस के बारे में। तो ठोस को भी क्या है, दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये दोनों प्रकार कैसे होते हैं। इसके पहले हम ठोस अवस्था के गुण देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा अवयवी कणों में प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, अर्थात ठोस जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। सेकंड, निविड़ संकुलित दृढ़ कठोर व असंबद्ध, अर्थात चूंकि इनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है इसी कारण ये क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही क्लोज होते हैं। क्लोज होने के कारण क्या होता है, इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, और रिक्त स्थान बहुत ही कम होने के कारण क्या होता है, ये एक संकुल का निर्माण करते हैं जिसे हम निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। और इसी कारण ये क्या होते हैं, चूंकि अणु एकदम पास पास है इस कारण ये दृढ़ होते हैं, कठोर और असंपीडित होते हैं। थर्ड है आपका द्रव्यमान आयतन व आकार निश्चित, चूंकि प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल है इस कारण क्या होता है, इनका आकार और आयतन और द्रव्यमान सारे क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। फोर्थ, घनत्व, गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। अब गलनांक, क्वथनांक और घनत्व उच्च क्यों होते हैं, तो घनत्व मतलब इकाई क्षेत्रफल में उनके कणों की संख्या। अब चूंकि क्या है, उनके अणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल है इसी कारण क्या होंगे, वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही सटे हुए होंगे। तो इस तरह घनत्व क्या होगा, इकाई क्षेत्रफल में उनके कणों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। उसी तरह गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, उच्च होंगे। गलनांक क्वथनांक मीन्स उनके जो अणु हैं उनके बीच क्या होता है, जब बंध टूटते हैं तभी या तो वो पिघलेंगे या फिर वो उबलेंगे। तो ये भी क्या है, चूंकि उनके अणुओं के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल है इस कारण उनको तोड़ने में भी क्या होगा, हमको अधिक ऊर्जा लगेगी। तो इस तरह इनका घनत्व, गलनांक, क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ठोस के प्रकार। तो ठोसों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब हम गुणों के आधार पर जानते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका ज्यामिति। ज्यामिति क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की अनिश्चित होती है। ज्यामिति मीन्स जो भी अवयवी कण होते हैं ठोस की, अगर वो त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तो उसे हम उसकी ज्यामिति कहते हैं। इसको आप लोग डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ दो डायग्राम रखे हैं, पहला आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड है आपका एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ देखिए ये NaCl का क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन वाला है ये क्लोराइड आयन है और ये पिंक वाला आपका सोडियम आयन है। तो यहाँ देखिए अगर हम एक सोडियम आयन लेते हैं, मान लीजिए ये बीच वाला हमने सोडियम आयन लिया, ठीक, ये जो सोडियम आयन है अगर आप डायरेक्टली इससे जुड़े हुए कणों को देखो तो यहाँ पर ऊपर की तरफ भी क्लोराइड आयन से, नीचे की तरफ भी क्लोराइड आयन से, आगे और पीछे दोनों टोटल चारों तरफ क्या है, ये क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। सेम उसी तरह यदि हम एक क्लोराइड आयन को लेते हैं, ठीक, हम ये बीच वाला क्लोराइड आयन ले रहे हैं, तो अब यहाँ हम क्या देखते हैं, ये डायरेक्टली यहाँ देखिए दोनों तरफ
सोडियम आयन से जुड़ा हुआ है और ऊपर नीचे की तरफ भी क्या है, सोडियम आयन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह सभी जो सोडियम आयन है वो चारों तरफ क्लोराइड आयन से घिरे हुए हैं और सभी जो क्लोराइड आयन है वो चारों तरफ सोडियम आयन से घिरे हुए हैं। तो इस तरह इनकी ज्यामिति जो है मीन्स त्रिविम में इनके जो अणुओं का जो क्रम है वो क्या है, निश्चित है। इसी कारण इसको हम बोलते हैं निश्चित ज्यामिति। और वहीं हम देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड को। ये मैंने एक कांच का एमॉर्फस सॉलिड बनाया है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम, ऑक्सीजन, सिलिका सभी के जो कण हैं, जो आयन है, परमाणु है, वो सब क्या है, इर्रेगुलर फॉर्म में है। कोई भी निश्चित ज्यामिति आप लोगों को दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो यही है सबसे फर्स्ट गुण कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, अर्थात इनके जो भी अवयवी कण होते हैं वो त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। सारे जो अणु, परमाणु, आयन होते हैं वो क्या होते हैं, अनियमित रूप से पाए जाते हैं। ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड डिफरेंस देखते हैं इसमें, गलनांक व क्वथनांक। क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के अनिश्चित होते हैं। तो इससे पहले हम गलनांक क्वथनांक एक जनरल जान ले कि गलनांक मीन्स जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ पिघलता है, उसी तरह क्वथनांक मीन्स जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ क्या होता है, उबलना प्रारंभ करता है। साइंटिफिकली इसकी परिभाषा यही है कि जिस टेम्परेचर पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक, तो जनरल में गलनांक और क्वथनांक में जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ पिघलता है और जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ उबलता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, वो निश्चित होता है, अर्थात ताप के एक परास में संपूर्ण ठोस से द्रव, अर्थात कि ये इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो एक निश्चित टेम्परेचर पे होता है। कि मान लीजिए अगर किसी का क्वथनांक 160 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस होगा वैसे ही वो जो द्रव है वो क्या हो जाएगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, एक निश्चित पॉइंट पे क्या होते हैं, या तो उबलेंगे या फिर ये पिघलने लगेंगे। वहीं जबकि हम अक्रिस्टलीय ठोसों को देखें तो ताप के एक परास में धीरे धीरे द्रवित, अर्थात एक निश्चित टेम्परेचर पे इनका गलनांक और क्वथनांक नहीं होता। ये क्या होता है, एक रेंज होती है, टेम्परेचर की एक रेंज होती है, उसके बीच में क्या होते हैं, धीरे धीरे पिघलना प्रारंभ होते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल आप लोग कभी टायर देखे होंगे, टायर को जलते हुए, तो कभी भी आप लोग देखे होंगे टायर बिल्कुल एक साथ नहीं जलता। वो क्या होता है, धीरे धीरे पहले नरम पड़ेगा, उसके बाद वो पिघलेगा और उसके बाद क्या होता है, वो पूरा गल जाता है। तो इस तरह जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका एक निश्चित क्वथनांक या गलनांक नहीं होता, एक रेंज होती है, एक परास होता है जिसके बीच में क्या होते हैं, वो पहले धीरे धीरे नरम होते हैं फिर द्रवित होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। विदलन, विदलन अर्थात विभाजित होना। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोसों में स्पष्ट विदलन पाया जाता है, अर्थात धारदार औजार से काटने पर सपाट चिकनी सतह। तो जब भी हम क्रिस्टलीय ठोसों को किसी धारदार औजार से काटेंगे तो क्या होगा कि काटने के बाद जो उसकी सतह होगी वो क्या होगी, चिकनी और सपाट होगी। फॉर एग्जांपल आप लोग कभी पनीर को काट के देखिएगा, पनीर को अगर काटा जाए तो क्या होता है, उसके दोनों तरफ का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल चिकना होता है। तो उसी तरह जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो भी क्या होता है, जब इनको काटा जाता है तो इनका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल ही स्मूथ होता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की तो इनमें अस्पष्ट विदलन पाया जाता है, अर्थात सतह अनियमित और रुखड़ी हुई। अर्थात क्या होता है, जब भी हम इनको काटते हैं तो एक चिकनी सतह हमको नहीं मिलती, खुरदुरी सी मिलती है। जैसे कभी आप लोग कांच काटते हुए देखे होंगे तो वो देखना, जब भी काटते हैं तो वो खुरदुरा होता है और एक प्लेन सरफेस नहीं रहता है। उसको बाद में भले घिस कर उसको समतल किया जाता है, लेकिन जब काटा जाता है तो उनका जो विदलन है वो क्या होता है, अस्पष्ट होता है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक।
अब आगे बढ़ते हैं। प्रकृति, तो जो क्रिस्टलीय ठोस है वो वास्तविक ठोस कहलाते हैं, वहीं जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस कहलाते हैं। अब हम आगे के गुण देख लेते हैं। शीतलन वक्र। शीतलन वक्र क्या है? तो जब कभी हम टाइम और टेम्परेचर के बीच पदार्थों को ठंडा करते हुए ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जो हमें कर्व मिलता है उसे ही हम कहते हैं शीतलन वक्र। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है? असतत शीतलन वक्र पाया जाता है, वहीं जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में सतत शीतलन वक्र पाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो फेज है यहाँ टेम्परेचर और इधर टाइम है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमारा पदार्थ है उसको हम क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। जैसे यहाँ हमने सबसे पहले गैस लिया है। ठीक, अब गैस का टेम्परेचर धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? कम करते जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, ठीक, तो वैसे ही क्या हो रहा है कि ये जो हमारा कर्व है वो क्या हो गया? स्टडी फॉर्म में आ गया है। अर्थात ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन। अर्थात पहले मान लीजिए शुरुआत में जो टेम्परेचर है वो 160 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब 160 डिग्री सेल्सियस से हम क्या कर रहे हैं? उसे धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो हमारा वक्र है वो नीचे आते जा रहा है। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो जो हमारा वक्र है वो क्या होता है? स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है तो अब क्या होगा? अवस्था परिवर्तन होगी। अर्थात द्रव से वो किस में बदले, गैस से वो किस में बदलेगा? लिक्विड में। गैस से सीधा क्या होगा? द्रव में बदलेगा। तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो इस अवस्था परिवर्तन में होता क्या है कि जब तक अंतिम अणु में अवस्था परिवर्तन ना हो जाए तब तक जो ताप है वो क्या होता है? स्थिर रहता है। अर्थात अवस्था परिवर्तन में ताप क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। इसी कारण हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हुआ वैसे ही जो गैस है वो क्या हुआ? जो हमारा टेम्परेचर है वो स्टडी फेज में आ गया और तब तक स्टडी फेज में रहा जब तक सारे के सारे जो अणु है वो द्रव में बदल नहीं गए। अब जैसे ही वो द्रव में बदल गए तो तब क्या हो रहा है? धीरे धीरे फिर से उसका टेम्परेचर कम होते जा रहा है और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं तो अब क्या होगा? फिर से अवस्था परिवर्तन होगी। अब क्या होगा? वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। तो अब जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो फिर क्या होगा? वही अवस्था परिवर्तन। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो जब तक सारे के सारे अणुओं का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा तब तक जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? स्थिर अवस्था में रहेगा। और जैसे ही सारे टेम्परेचर सारा जो हमारे अणु है वो किस में? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, वैसे ही फिर से क्या होगा? टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। इस कारण क्रिस्टलीय ठोसों में असतत शीतलन वक्र पाया जाता है और इसका मेन रीजन क्या है? चूंकि इनमें अवस्था परिवर्तन का फेज पाया जाता है। क्लियर हुआ? वहीं जबकि हम सतत शीतलन वक्र अक्रिस्टलीय ठोसों का देखें तो इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है? एक रेंज होती है जिसमें वो धीरे धीरे क्या होते हैं? नरम पड़ते जाते हैं। ठीक, तो इस कारण इनका जो वक्र होता है वो क्या होता है? सतत होता है। ये क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हम देखते हैं दैशिकता। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, अर्थात सभी दिशाओं में अलग अलग भौतिक गुण पाए जाते हैं, जबकि जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है वो क्या होता है? समदैशिक होता है, अर्थात सभी दिशाओं में समान गुण। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रिस्टलीय ठोस है तो समदैशिक होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है, विषमदैशिक होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होना चाहिए तो वो समदैशिक होता है। तो ये आप लोगों को डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये मैंने क्रिस्टलीय ठोस में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल संरचना बनाई है और यहाँ पर मैंने अक्रिस्टलीय ठोस बनाया है। यहाँ पर देखिए, यदि हम एक्स एक्सिस को ले रहे हैं, ठीक, तो एक्स एक्सिस में दोनों तरफ देखिए
सोडियम इस साइड अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड दिख रहा है। वहीं अगर हम दूसरे अपोजिट साइड में देखें तो क्लोराइड सोडियम। ठीक, इस तरह क्या हो रहा है, दोनों साइड क्या हो रहे हैं, हमको सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। ठीक, वहीं अगर हम दूसरा एक्सिस लें, ये देखिए सेकेंड वाला अगर हम एक्सिस लें तो इस एक्सिस के एक तरफ क्लोराइड और दूसरे साइड सोडियम। इस तरह हम क्या देख रहे हैं, अगर हम एक दिशा से देखें तो हमको अलग अलग अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। वही अगर हम दूसरे साइड से देखें तो हमको अणुओं का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो इस तरह क्या होगा कि इनके जो गुण हैं वो अलग अलग दिशाओं में क्या हो रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। दैशिकता, जैसे फॉर एग्जांपल अपवर्तनांक किस पर निर्भर है, दैशिकता पर निर्भर है। तो अपवर्तनांक क्या होगा, चूंकि जैसे जब अवयवी प्रकाश किरणें जब आपतित होती हैं तो उसके बाद क्या होता है, उनमें अपवर्तन होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने एंगल से उस पर आपतित हुई है, और डिपेंड करता है कि वहाँ अणुओं की जो संरचना है वो कैसी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चूंकि अलग अलग दिशाओं में क्या हो रहा है, अणुओं की व्यवस्था क्या है, अलग अलग है, तो इनके भौतिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस कारण इसे हम कहते हैं विषम दैशिक। वहीं अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस में देखें तो ये क्या होते हैं, समदैशिक। अब समदैशिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यदि हम इस डायरेक्शन से जाएं या इस डायरेक्शन से जाएं, सभी क्या है, जितने भी अवयवी कण है वो क्या है, इरेगुलर फॉर्म में है। तो सभी दिशाओं में जाने पर क्या होगा, हमको सारे के सारे समान अणु ही प्राप्त होंगे या अवयवी कण प्राप्त होंगे। इस कारण ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे, मान लीजिए आपके स्कूल में प्रेयर चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, 9th क्लास 10th 11th 12th इस तरह सब एक एक लाइन में रहते हैं। ठीक, तो यदि मान लीजिए आप अंदर जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, अगर आप एक दिशा से जा रहे हैं, मान लीजिए आप 9th और 10th के बीच से जा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको एक तरफ 9th क्लास के बच्चे दिखेंगे और दूसरी तरफ 10th क्लास के बच्चे दिखेंगे। ये हुआ एक डायरेक्शन। अब मान लीजिए आप हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मतलब 20 से कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो क्या होगा, 20 से अगर आप जा रहे हैं तो एक साइड आपको क्या मिलेगा, 9th 10th 12th 11th सभी एक तरफ मिलेंगे, और दूसरे साइड भी सेम 9th 10th 11th 12th सभी के बच्चे मिलेंगे। तो इस तरह अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको केवल 9th और 10th के ही बच्चे दिखे, और अगर आप हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो आपको 9th 10th 11th 12th और दूसरी साइड भी सेम 9th 10th 11th 12th दोनों तरफ बच्चे मिले। तो इस तरह क्या हो रहा है, विषम दैशिक हुआ। अगर हम दिशा चेंज कर रहे हैं तो हमको जो अवयवी कण, मतलब स्टूडेंट को मान लो आप अवयवी कण, तो हमको क्या है, अवयवी कण भी क्या मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। और वही मान लीजिए आपके स्कूल में मान लीजिए रिसेस हो गई है, तो रिसेस में क्या होगा, मान लीजिए प्लेग्राउंड में ही अगर आप खड़े हैं तो आपको सभी क्लास के बच्चे क्या होंगे, इर्रेगुलर फॉर्म में मिलेंगे। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको सारे के सारे बच्चे मिल जाएंगे। तो इस तरह वो क्या कहलाएगा, समदैशिक। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, विषमदैशिक। ठीक, तो इस तरह आज का हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके आगे का जो हम अध्ययन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।